वेलकम बच्चों, स्पर्धा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, जिसमें हम 2025 में हुआ क्वेश्चन पेपर 6551 इस कोड का सेट ए क्वेश्चन पेपर को हम कवर कर रहे हैं और हम इसमें टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से हमारे 2 टॉपिक्स हो चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और दूसरा टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब इसी पेपर में जो इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आज हम उस टॉपिक को लेके आए हैं और आपके सामने मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में आए थे। MCQs हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या फिर केस स्टडीज़ हो, हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज एनालिसिस आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लें, ताकि आपको जो है ये क्लियर हो सके कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए वो बना सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंटीग्रल्स। बेटा, इंटीग्रल्स में डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 तरीके के इंटीग्रल्स होते हैं, ठीक है। वैसे आपने एक बार तो इसको पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पेपर में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आए थे। पहले बात करते हैं सेक्शन ए MCQs की। हाँ जी, तो पहला MCQ है, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगी इस इंटीग्रल की वैल्यू। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 डाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके इस क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी इस क्वेश्चन का नंबर है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है जी। आपको ढूंढने में आसानी रहे कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का, इसीलिए ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी और सी डी हमारे गिवन है, ठीक है जी। हमें पता है कि आंसर बी आएगा, लेकिन कैसे, आइए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। बेटा, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट होता है, जिसमें होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे एंगल का हाफ, उसके ऊपर बेस्ड ये दोनों रिजल्ट हम करेंगे। तो x/2 के लिए भी रिजल्ट ट्रू होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1, एंगल का हाफ कर दिया तो भी ये रिजल्ट ट्रू है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एंगल का हाफ कर दिया। अब जब एंगल का हाफ यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इधर भी एंगल जो है x उसका हाफ होगा, तो इसमें एंगल का हाफ होएगा तो ये बन जाएगा x/2। तो साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है जी। अब हमें गिवन क्या है कि हमें इंटीग्रल किसका फाइंड करना है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन x dx का, ठीक है। तो हमने 1 की वैल्यू भी देख ली है क्या आएगी ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट के अकॉर्डिंगली, और साइन एक्स की भी देख ली है। तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकाल लें, किसको यूज़ करके, इन 2 रिजल्ट्स को यूज़ करके, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 1 की वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, यहाँ पे लिख दिया हमने 1 की जगह पे, ठीक है। अब साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये जो रिजल्ट हमने लिखा है 2 साइन x/2 कॉस x/2, तो उसको लिख देंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 टाइम्स साइन x/2 कॉस x/2। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये किसका फॉर्मूला बना बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो वेयर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन x/2 है और b की वैल्यू क्या है, कॉस x/2। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या बनेगा, a² b² प्लस 2ab, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये क्या, उसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी, a क्या है साइन x/2 प्लस b क्या है कॉस x/2 और उसका हमने कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, इंटीग्रेशन में हमें चाहिए इसका रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ये चाहिए ना। तो इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा,
सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इन द गिवन इक्वेशन। तो ये गिवन इक्वेशन है तो इसमें रूट के अंदर ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो रूट के अंदर एक स्क्वेयरिंग नंबर आ रहा है, मतलब एक स्क्वेयरिंग क्वांटिटी आ रही है, तो स्क्वेयर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉज एक्स बाई टू। अब जब इंटीग्रेशन तुम फाइंड करोगे साइन एक्स बाई टू की तो और कॉज एक्स बाई टू की वो क्या आएगी। ठीक है, पहले तो इनको अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, और इनकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगी बच्चे, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाई टू डी एक्स क्या आ जाएगा, -1/1/2 कॉज ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है जी, पहले इसका करेंगे तो कॉज एक्स बाई टू और फिर एक्स बाई टू के अंदर का इसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में। ठीक है, तो ये बन जाएगा -2 कॉज एक्स बाई टू। और क्लियर है, तो इसके बाद कॉज एक्स बाई टू डी एक्स का क्या आ जाएगा, 1/1/2 साइन एक्स बाई टू, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू। तो दोनों को बाद में ऐड करके लिखेंगे, कंबाइन कर देंगे रिजल्ट को, तो हमारे पास बन जाएगा -2 कॉज एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू। ठीक है, प्लस सी क्यों आया, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट है, तो इनडेफिनेट में हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सी को, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब ये जो है 2 कॉमन, अंदर क्या है, माइनस कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस सी। अब देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में है हमारा, तो ये है बच्चे ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी है ना, हाँ जी, देखो इधर लिखा हुआ है बस साइन एक्स बाई टू इस साइड पे लिखा है, तो ये है 2 टाइम्स साइन एक्स बाई टू माइनस कॉज एक्स बाई टू प्लस सी। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा, चलिए अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स का। ठीक है, तो इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है 0 से π/2 cos x e⁻⁴ sin x dx। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है। कहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, 1 - e होगा, e-1 होगा या e होगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है आंसर इज सी। देखते हैं कैसे सी आया। सबसे पहले देखो, तो ये जो है वो सब्सटीट्यूशन टाइप है डेफिनेट इंटीग्रल की। अगर आपको ना पता हो तो हम क्या करेंगे, ये जो e की पावर में है उसको ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है इसके साथ में ही पड़ा हुआ है, इसलिए इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसको u मान लेंगे, सब्सटीट्यूट साइन एक्स इज इक्वल्स टू यू, तो लेट कर लिया u इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा du, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉज एक्स dx, x का दोबारा से dx। ठीक है, तो अब देखो कहता है कि जब x 0 है, जब लोअर लिमिट क्या है आपकी 0 है, तो उस अब देखो हम सारा उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो जिसमें सब्सटीट्यूट कर रहे होते हैं ना, जिस वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं उसी में उसकी आप कह सकते हो लिमिट्स को भी चेंज करते हैं इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो पहले लिमिट पहले x में था सारा वेरिएबल। ठीक है, तो लिमिट्स भी x में थी। अब हमने x को इन टर्म्स ऑफ u लिख रहे हैं तो लिमिट्स भी चेंज होगी। तो x 0 है जब, कहते हैं u की वैल्यू क्या आएगी, x जब 0 है तो u की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ठीक है, ये जो हमने कंसिडरेशन की है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे x 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0, तो जब x 0 है u भी क्या होगा 0। तो जब x π/2 है तो u क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे π/2, तो यहाँ पे आएगा साइन π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो जब x की वैल्यू π/2 है तो u की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है जी, अब पूरे इंटीग्रेशन को हम इन टर्म्स ऑफ u लिखेंगे, तो ये बन जाएगा, पहले लिमिट आएगी लोअर लिमिट 0 से 1। ठीक है, क्योंकि जब x 0 था तो u भी 0 है, जब x π/2 था तो हमारा u कितना बना है 1 बना है। ठीक है, तो ये बन जाएगी 0 to 1। अब e⁻u साइन एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा e⁻u, क्योंकि साइन एक्स को हमने क्या पुट किया, u पुट किया। अब du क्या आ जाएगा, du cos x dx। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में ये था cos x और dx, इनको कंबाइन करके हमने अकेला लिख दिया du। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गई पूरी वैल्यू। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो जब इंटीग्रल करेंगे पहले वो तो e⁻u ही एज इट इज़ आएगा। ठीक है, जैसे इंटीग्रल किया e⁻u, फिर इसमें हमने क्या किया, इसकी लिमिट पुट की। ठीक है, 0 पहले अपर लिमिट पुट हो गई इसमें e⁻1,
फिर आएगा माइनस ई रेज टू पावर 0, तो ई रेज टू पावर 1 इज ई एंड ई रेज टू पावर समथिंग पावर 0 इज 1, तो ये आ गया आंसर। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी बच्चों, तो MCQs जो थे वो हमारे हो चुके हैं ख़त्म। तो नेक्स्ट जो मुझे मिले हैं क्वेश्चंस वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। 3 मार्क्स के ये हमारे क्वेश्चंस है और सेक्शन सी में है। एक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 27। इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों जो हैं वो इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड हैं। पार्ट ए जो है वो इंडेफिनिट का है और जो पार्ट बी और सेक्शन जो इसका पार्ट बी है उसमें जो है वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसका पार्ट ए करते हैं और फिर बी करेंगे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। तो जैसे कि हम देख रहे हैं नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर 2x है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को t। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर को t पुट कर देंगे तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x dx प्लस t का डेरिवेटिव इज dt। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है, ये dx है, इनका प्रोडक्ट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर की जगह पे t आएगा और इधर भी एक्स स्क्वायर की जगह पे t आएगा। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे t आया है तो यहाँ पे t प्लस 3 और हमारा जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे t लिखेंगे तो ये बन जाएगा t माइनस 5। ठीक है जी, अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया? इंटीग्रेशन जो है 1 अपॉन t प्लस 3 इंटू टी माइनस 5। अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या कौन सा मेथड होता है? पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल है उसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे देखिए दोनों जो फैक्टर्स हैं हमें नीचे दिए गए वो दोनों डिफरेंट है, यूनिक फैक्टर्स है। तो यूनिक फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं? तो हम पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को लिखेंगे 1 अपॉन टी प्लस 3 इंटू टी माइनस 5 और इसको इक्वल टू कर देंगे a अपॉन टी पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर हमारा क्या है? t प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 3 और दूसरा फैक्टर है हमारा t माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा फैक्टर। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? पार्शियल फ्रैक्शन है जो यूनिक रूल्स के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर मैं देखूंगी अगर कि पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर सिर्फ इसके कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपके लिए ये रिवाइज करना इजी रहेगा। ठीक है जी, तो अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं बच्चे? एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू टी माइनस 5 प्लस b इंटू टी प्लस 3 और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों के बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा क्या? 1 इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन और इसको सॉल्व करके ये बनेगा। कैसे आएगा? a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a इंटू टी ए टी माइनस a इंटू 5a प्लस b इंटू टी बी टी प्लस b इंटू 3b। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन। तो इसमें से आप क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट स्टेप में हम t वाली टर्म्स को जो है वो कॉमन ले लेंगे और नॉन t वाली टर्म्स को अलग रख देंगे। तो पहले t वाली टर्म्स को कॉमन लिया, t कॉमन आ गया तो ये बचा क्या? a और b, इसके अलावा किसी में भी t नहीं है। ठीक है, प्लस बाकी जो बच गई टर्म्स वो कौन सी है? माइनस 5a प्लस 3b। तो ये हमारी आ गई नॉन टी टर्म्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों साइड्स को इक्वेट कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आएगा? अब देखो ये यहाँ पे a प्लस b का प्रोडक्ट में क्या है? t है और इस साइड पे t की कोई टर्म अवेलेबल ही नहीं है। तो इस केस में हमारे अगर कोई टर्म का कंपेयरिंग चल रहा है और दूसरी साइड पे उसका कोफिशिएंट वो अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, और a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है तो a को हम लिख सकते हैं माइनस b। ठीक है जी, इसी तरीके से जब दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 5a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसमें कोई भी t की टर्म नहीं है, इसमें भी कोई भी t की टर्म नहीं है, तो दोनों कांस्टेंट टर्म्स की तरह ट्रीट होंगी और ये हमारा आ जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन। अब ये जो a इक्वल्स टू माइनस बी हमने लिया है इसको हम पुट कर देंगे इसमें। तो a की वैल्यू माइनस बी जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -5 इंटू माइनस बी प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1। अब ये और ये माइनस और ये माइनस दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 5b। ठीक है जी, क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव 5b प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है। अब 5b प्लस 3b कितना होता है 8b इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/8। तो b 1/8 है, ठीक है जी। और तो हमारा यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, a इक्वल्स टू -1/8। तो इस a और b की वैल्यूज़ को हम रख देंगे किस में, यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम अपना इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन में a और b की वैल्यूज़ जो है उनको रख दिया है। तो रखने के बाद हमारा जो ये टर्म है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे बेटा, हमने इंटीग्रल सॉल्व करना है बेसिकली, तो हम इंटीग्रल ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब ये तीनों चीज़ें इक्वल है, ठीक है। तो इंटीग्रल इस साइड पे भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/8 अपॉन t + 3 प्लस 1/8 t - 5, ठीक है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये तीनों चीज़ें इक्वल थी, इसीलिए हमने क्या किया है, इन पहले वाले एक्सप्रेशन को और तीसरे वाले एक्सप्रेशन को लिया है। मतलब अब जो इनकी वैल्यू सॉल्व करके आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यही पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को हम जो है बांट लेंगे दोनों हिस्सों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ -1/8 t + 3 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/8 t - 5 dt। तो ये बन गया दो एक्सप्रेशन। तो इनका इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो देखिए -1/8 तो कांस्टेंट है, तो वो तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1/t + 3 dt, ठीक है। और इधर भी 1/8 क्या है, तो यहाँ पे 1/8 जो है वो बाहर आ गया है, और इंटीग्रल 1/t - 5 dt, ठीक है, ये अंदर बन गया। तो आपको पता है जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, वैसे 1/t + t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of mod t + 3, ठीक है। अब हमें देखिए t के बारे में एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा log of mod t + 3 आ गया है। इसी तरीके से 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t - 5 जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/8 log of mod t - 5 और प्लस c क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो c यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसीलिए हम यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जो है वो लिखते हैं, ठीक है जी। अब लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन था, ओरिजिनल एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो वो क्या था बच्चे, वो जो था ये था इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन x² + 3 x² - 5। तो हमें आंसर भी जो है वो x के टर्म में ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू जो x जो हमने t लिया था उसको वापस से x² में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो t को लिखेंगे x² और ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन 2x अपॉन इंटीग्रल 2x अपॉन x² + 3 इंटू x² - 5 इज इक्वल्स टू -1/8 log ऑफ, अब t की जगह पे क्या आ जाएगा, x² + 3 प्लस 1/8 log ऑफ x² - 5 प्लस c, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं इसका बी पार्ट। अब बात करते हैं हमारा 27 का बी पार्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ mod ऑफ x - 2 प्लस mod ऑफ x - 4 और लिमिट हमें दे रखी है 1 से 4 तक, और विद रिस्पेक्ट टू x हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो बच्चे हमेशा याद रखिएगा कि मॉडुलस वाले क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। जैसे हमने पीछे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन किया था कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में, तो एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा ये मॉडुलस, उसका कॉन्टिन्यूटी में और इसका जो है इंटीग्रल्स में। मतलब ये आप कह सकते हो सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो इसको प्लीज़ अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले वी नीड टू स्प्लिट द इंटीग्रल एट द पॉइंट्स वेयर द एक्सप्रेशन इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू साइंस बिकम 0। तो हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इसकी जो लिमिट है इसको ब्रेक करेंगे। लिमिट ब्रेक कहाँ पे करेंगे, किस पॉइंट पे करेंगे, तो उस पॉइंट पे जहाँ पे आपके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं, मतलब मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यूज़ जो है वो 0 हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x - 2 जो है वो कहाँ पे 0 हो रहा है, जब आपकी x की वैल्यू भी 2 हो जाए,
ठीक है। तो उस पॉइंट पे ज़ीरो हो रहा है ना, वो वाला पॉइंट हमने देखना है, ठीक है। और ये जो x-2 है वो 2 पे ज़ीरो होगा, और x-4 जो है वो 4 पे ज़ीरो होगा। कैसे पता चलेगा? पुट कर दो बच्चे, x-2 को पुट कर दो, x-2 इज इक्वल्स टू 0, तो तुम्हें वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे तुम्हारा ये एब्सोल्यूट टर्म जो है वो ज़ीरो हो रहा है। एक तो टू पे ज़ीरो हो रहा है x की वैल्यू के, और दूसरा जो है वो आपके 4 के ऊपर ज़ीरो हो रहा है। समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि x इक्वल्स टू 2 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, 1 और 4 के बीच में लाई करता है, ठीक है जी। लेकिन जो 4 है वो तो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, वो तो अपर लिमिट आ गई। तो आपको क्या करना है? आपको इंटीग्रल को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए आपको कोई बीच वाली टर्म चाहिए होती है, ठीक है। तो बीच वाली टर्म मुझे कौन सी दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है। 4 जो है वो उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। इसके ऊपर जो है आपकी जो इंडेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी, ठीक है जी। तो पहला स्टेप क्लियर है कि आप अपने इंटीग्रल की ब्रेकेज करने वाले कौन से पॉइंट के ऊपर करने वाले? 2 के ऊपर करने वाले। और क्यों करने वाले ये समझ आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दीज पॉइंट्स आर x इक्वल्स टू 2 and 4, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब देखिए, जब तुम एक तो तुम इस इंटीग्रल की ब्रेकेज करोगे, जब ब्रेकेज करोगे तो तुम्हारा इंटीग्रल कुछ इस तरीके से दिखेगा बेटा। कैसे दिखेगा? 1/4, ठीक है। अंदर कुछ एक्सप्रेशन है dx इज इक्वल्स टू, और ये बनेगा 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अंदर एक्सप्रेशन आएगा प्लस 2 से लेके 4 तक, अंदर एक्सप्रेशन dx। तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल। लेकिन अब अंदर की वैल्यूज़ क्या आएंगी वो चेक कर लेते हैं। अब देखो, मॉडुलस ऑफ x-2 है, ठीक है। क्या दिया हुआ? मॉडुलस ऑफ x-2। तो तुम देखो कि x-2 जो है वो क्या है? हाँ जी, तो x-2 जो है वो लेस देन 0 है। अब हमने ये क्यों लिया है बेटा? ये देखो, आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो मॉडुलस में है, ठीक है। अब मॉडुलस की आपको पता है कि पर्टिकुलर वैल्यूज़ होगी यहाँ पे, कि मॉडुलस जो है, मॉडुलस की 2 तरह की वैल्यूज़ आती है, एक तो पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, या वो 0 भी हो सकता है। तो 0 किस पे होगा? x और 2 और 4 पे होगा, ये तो हमने चेक कर लिया। लेकिन किन वैल्यूज़ के लिए इनकी वैल्यूज़ नेगेटिव को ओपन होंगी, और किन वैल्यूज़ के लिए ये जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, क्या लिया? x-2 इज लेस देन 0। मैं ले रही हूँ कि x-2 जो है वो लेस देन 0 है। तो जब ये लेस देन 0 है तो इनइक्वालिटी सॉल्व करके तुम्हें वो एक्सप्रेशन मिलेगी कि x जो है किन वैल्यूज़ के लिए, इस पर्टिकुलर मॉडुलस में किन वैल्यूज़ के लिए जो है नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या है? x लेस देन 2। तो जब जब तुम्हारे x की वैल्यूज़ जो है वो लेस देन 2 रहेंगी, क्या रहेंगी? लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन है ये, ठीक है। स्ट्रिक्टली लेस देन 2 रहेंगी, उस केसेस में आपकी जो मॉडुलस है वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू से ये निकाला है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि x की वैल्यूज़ जो है इस क्लोज्ड इंटरवल में बिलोंग करी है। ये क्लोज्ड इंटरवल कौन सा? ये जो आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स दे रखी है, ठीक है। अब लेकिन उसने क्या बोला है? देखो, 2 जो इसी क्लोज्ड इंटरवल का पार्ट है, अगर रियल नंबर लाइन पे देखे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। मैंने ये क्लोज्ड इंटरवल चूज़ किया है, ठीक है। अब 2 मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो 2 से पीछे सारी वैल्यूज़ के लिए x क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो x जो है 2 से पीछे वाली सारी वैल्यूज़ के लिए क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब जो हमने ब्रेकेज, तो x जो ब्रेकेज की है उस अकॉर्डिंगली देखें, तो ब्रेकेज के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो इंटीग्रल की वैल्यूज़ है, फर्स्ट इंटीग्रल कौन सा बनेगा? 1 से 2 तक बनेगा। 1 से 2 तक बनेगा, तो मतलब इसके अंदर जो तुम्हारा मॉडुलस ओपन होगा x-2 का, वो नेगेटिव ओपन होगा। वो कैसे? वो देखो कि x हमारा जो है x हमारा जो है वो लाई करता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2 के बीच में, ठीक है। मतलब 1 से बड़ा है और या फिर उससे इक्वल है, और स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है। तो इस केस के लिए आपका जो मॉडुलस रहेगा, मॉड ऑफ x-2 की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस रहेगी। समझ में आ गई नेगेटिव कैसे रहेगी बच्चे? तो यहाँ पे आपका जो साइन आएगा ओपन होके वो क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव ऑफ x-2, जिसको तुम लिख सकते हो 2 - x लिख सकते हो। तो क्लियर है बच्चे ये बात? ठीक है जी।
और इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना लिमिट्स को जो है वो स्प्लिट किया। 2 के ऊपर मैंने बताया कि आपका ये लिमिट स्प्लिट होगा, ठीक है। फिर उसको मैंने इस तरीके से मैंने बताया आपको कि इंटीग्रल जो है आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल में आपका मॉडुलस x-2 किस तरीके से ओपन होगा वो हमने देखा है, ठीक है। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं कि इस वाले इंटीग्रल में कि मॉड ऑफ x-2 जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। इस वाले में तो नेगेटिव है, ये क्लियर बात है, क्योंकि x-2 अगर 0 से छोटा है तो मतलब कब कब वो 0 से छोटा रहेगा, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, ठीक है। 2 से छोटी है मतलब इस इंटीग्रल में तो मैक्सिमम लिमिट 2 है, ठीक है। तो 2 से छोटी ही रहेगी इस इंटीग्रल में, इसीलिए मॉड ऑफ x-2 जो है वो आपका किस तरीके से रहेगा, नेगेटिव ऑफ x-2 जैसे ओपन हुआ। अब लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें किस तरीके से हम इस वाले मॉडुलस को लिखेंगे वो बताती हूँ मैं। तो हमने लिया है कि x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कब होगा बच्चे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? व्हेन योर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इनइक्वालिटी चैप्टर तुम पढ़ के आए हो क्लास 11 में, उसका छोटा सा रिजल्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है जी। और हमें पता है कि x की ओवरऑल जो लिमिट है वो क्या है, 1 से 4 के बीच में वो लाई करता है। तो 1 से 4 के बीच में, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये नंबर लाइन है। अब 1 से 4 के बीच में तुम्हारा पूरा इंटीग्रल घूम रहा है, ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज घूम रही है। तो मैंने जो ब्रेकेज पॉइंट लगाया मैंने 2 के ऊपर लगाया, ठीक है। इससे पीछे जब थे मॉड ऑफ x-2 के लिए, इससे पीछे जब देखा हमने तो ये नेगेटिव में ओपन हुआ था, -x-2, ठीक है। लेकिन इस वाले में जब वो क्या हो रहा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है उस केस में हम क्या ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। बेटा पता चल गया ना। तो इस केस में आपका जो मॉडुलस ओपन होगा वो पॉजिटिव ओपन होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ये इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी से आई ये वैल्यू, तो क्या आएगी, x लाइज बिटवीन 2 and 4, ठीक है, 2 और 4। अब इन दोनों के ऊपर भी ये ट्रू होगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए ये इनइक्वालिटी इज कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। जब x इन दोनों के बीच में लाई करता है तो मॉडुलस कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा। आपके जो ब्रैकेट रहेगी इसकी वैल्यू रहेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो पॉजिटिव रहेगी। तो पता चल गया दोनों के ऊपर कैसी रहेगी, 2 से पीछे और 2 से आगे के लिए। अब इसी तरीके से हम मॉडुलस ऑफ x-4 को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ओपन तो ये दोनों में ही होगा, राइट। एक बार देख लेते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये दोनों इंटीग्रल्स में ही जाएगा ना, ये दोनों इंटीग्रल्स में ही जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ x-2 कैसे ओपन होगा, इस वाले में नेगेटिव होगा, इस वाले में पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से हम चेक कर लेंगे मॉड ऑफ x-4 के लिए, ठीक है। मॉड ऑफ x-4 जब हम ले रहे हैं नेगेटिव, पहले चेक करेंगे ना कि किस वैल्यूज़ पे, ये हम खुद से पता लगाते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ में ये नेगेटिव रहेगा। तो खुद से चेक कर लो, x-4 आप कह दो कि ये लेस देन 0 है, जैसे हमने x-2 लिया था तो लेस देन 0 है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करके आपको x की पर्टिकुलर वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि किन x की वैल्यूज़ के लिए ये जो है लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो x व्हेन x इज लेस देन 4 उस केस में ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो x आपको पता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 4, ठीक है। हमें ये टोटल वैल्यू पता है, तो x-4 जो है वो लेस देन 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, x इज लेस देन 4, मतलब x किन वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव रहेगा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर केस के लिए जब वो 4 से छोटा है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें पता है कि x की वैल्यूज ओवरऑल कहाँ पे लाई कर रही है, 1 और 4 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो जब वो 1 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है तो उस केस में आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या रहेगी, मॉडुलस ऑफ x-4 की वैल्यू है वो क्या रहेगी बच्चे, नेगेटिव रहेगी। समझ में आ गया कि सारे के सारे, ये देखो हमारा टोटल इंटरवल क्या है 1 से 4 तक। अब इनमें क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है जब वो 4 से छोटा है, 4 से हर एक वैल्यू के लिए आपका मॉडुलस क्या है, नेगेटिव आएगा। तो मतलब आपका इससे क्या क्लियर हो रहा है कि चाहे तुम इस इंटीग्रल में चाहे तुम 1 से 2 के इंटीग्रल की बात करो या 2 से 4 के इंटीग्रल की बात करो, तो ये दोनों 4 से छोटे हैं, ठीक है। तो वैल्यूज लिमिट्स जो है वो 4 से छोटी है, ठीक है। तो इस केस में भी मॉडुलस नेगेटिव ओपन होगा, इस केस में भी मॉडुलस नेगेटिव ओपन होगा। समझ आ गया बच्चे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मॉड ऑफ x व्हेन x लाइज बिटवीन 1 and 4,
ठीक है, उस केस में आपका जो मॉड ऑफ एक्स है वो क्या रहेगा, नेगेटिव ओपन होगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 जो है वो माइनस एक्स माइनस 4 लिखा जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स। तो वही पहले हम आगे मैं बताती हूँ इसका स्टेप क्या कर रहे हैं हम, कि इंटीग्रल जो है 1 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 dx। तो पूरा इंटीग्रल लिखा है, अब उसकी पहले ब्रेकेज लिमिट्स लिखेंगे। तो 2 पे ब्रेक किया था, क्यों किया था, अगर नहीं पता चल रहा अभी तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो क्या है, तो पहला इंटरवल क्या आएगा 1 से 2 प्लस दूसरा इंटरवल आएगा 2 से 4। अब पहले इंटरवल में मैंने देखो पहले क्या किया, एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले एज इट इज़ लिख दो, जो है एज इट इज़ दोनों में लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब मॉडुलस ओपन करना है तो किस तरीके से करेंगे, अब मैंने आपको क्या बताया था, 1 से 2 में जब है हम, ठीक है, तो आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 क्या हुआ था, नेगेटिव ओपन हुआ था, नेगेटिव ओपन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 2 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और जब 2 से 4 में थे हम, जब 2 से 4 में थे तो हमारा मॉड ऑफ x माइनस 2 कैसे हुआ था, पॉजिटिव ओपन हुआ था, तो इसीलिए आपकी जो ब्रैकेट आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें मॉड ऑफ x माइनस 4 की, तो ये भी हमारा नेगेटिव ओपन हुआ है और ये वाला भी आपका नेगेटिव ओपन हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे दोनों एक्सप्रेशंस को। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स, और यहाँ पे अंदर माइनस है बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 4 dx, ठीक है। और लिमिट जो है वो 1 से 2 के बीच में, प्लस अब इसको लिखेंगे लिमिट 2 से 4, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 माइनस ऑफ x, और माइनस क्या हो जाएंगे बच्चे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में देखो ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखिए x वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -2x और 4 + 2 = 6। तो ये बन गया आपका इंटीग्रल 1 से 2 6 - 2x dx, प्लस आपका इसमें से x वाले एक्सप्रेशन कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 4 - 2 दैट इज 2, तो यहाँ पे आएगा 2 dx। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 6 का कोफिशिएंट इज 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या आता है, x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, और यहाँ पे 2x के साथ क्या इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये बनेगा 2x² अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आप क्या कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। और इधर भी 2 के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर जो बेस है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 × 2 -4, ठीक है। 6 के साथ x है तो 6 × 2 आ जाएगा, यहाँ पे x² है तो x² इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो 6 × 1 इज 6 माइनस, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 6 × 2 इज क्या होता है 12, तो यहाँ पे 12 - 4 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। और 6 - 1 इज 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके आपके पास ये आया, तो यहाँ पे आ गया 8 - 5, 8 - 5 इज 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो इसको, ये 4 - 2, तो अपर लिमिट जो है पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 4, ठीक है जी। फिर आएगा माइनस लोअर लिमिट, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 4 - 2, तो 4 - 2 इज 2, 2 × 2 इज 4, तो ये 4 आ गया। तो यहाँ पे 3 आया था, 3 + 4 इज 7, तो 7 आ गया आपका आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस इस पेपर के, ठीक है, जो इंटीग्रल्स के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड थे, ठीक है। अब इसमें मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अभी इंक्लूड नहीं किया, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। और इसका एक बात और है कि मतलब आप बिल्कुल सिंसियरली कवर कर रहे हैं, तो ये आपको आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर वाइज एनालिसिस जो है आपको फर्दर CBSE बोर्ड का पैटर्न समझने के लिए कि कितनी आपकी चैप्टर वाइज वेटेज आ रही है, उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।
और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको एक मतलब 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल करने वाली है। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।